शिवास्य पंथा न संतु। आप सभी प्राप्त परिस्थितियों में सहज रह सकें और इसी शुभकामना के साथ में आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जो आधारित है इस चैनल के शुभ चिंतकों के साथ में हुए स्वस्थ संवाद के साथ। आज एक राजस्थानी भाषी शुभ चिंतक के साथ में एक अच्छी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने बातों बातों में कहा कि अड़ियो दड़ियो बुढ़िया सिर पड़ियो, यानी घर में जो भी कोई गलती हो उसका जिम्मेवार घर का मुखिया होता है और कोई नहीं होता। यानी बाद बाकी सदस्य क्या कर रहे हैं? बाद बाकी सदस्य तो केवल अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और उसके लिए कोई गलती होती है उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। उनसे कोई दोष हुआ तो सारा दोष, सारी जिम्मेवारी घर के मुखिया के ऊपर है। और यही हाल हम सबका भी हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कौन कितना व्यवस्था को कोस सकता है, चिल्ला सकता है, शोर मचा सकता है। क्या हमें पता है व्यवस्था कहते किसे हैं? सरकार कहते किसे हैं? एक व्यक्ति के रूप में देखें तो क्या आप अपनी सारी व्यवस्था ठीक से चला पा रहे हैं? अपने कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं? क्या आप सजग हैं हर स्तर पर, हर जगह, हर समय अपने कर्तव्यों के प्रति? व्यक्ति से परिवार, उसके बंधु बांधव, समाज, कई समाजों को मिलकर फिर आगे की सभ्यता, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, और फिर सारी सम्मिलित जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सबको चलाने वाली संस्था को हम सरकार कहते हैं। सरकार कोई एक विभाग का नाम नहीं है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। अब सरकार खोजने जाएंगे राजधानी में कि भाई हमें सरकार से मिलना है, तो पूछने वाले तो यही पूछे किस विभाग में जाना है? नहीं, हमें सरकार को देखना है, सरकार किसे कहते हैं। तो ऐसे तो सरकार मिलेगी नहीं। उस पूरे तंत्र को, जिसमें केवल भवन नहीं, केवल विभाग नहीं, विभागाध्यक्ष के साथ में विभाग को चलाने वाले और तमाम लोग, उसमें हम सब भी किसी न किसी रूप में हिस्सेदार हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, सम्मिलित हैं हम सब। प्रति खुलकर भागीदारी नहीं होती, इसलिए हम लोग उससे अपने आप को अलग मान लेते हैं। तो क्या मतलब वे एकदम ही अलग है चीज? नहीं। तो सम्मिलित व्यवस्था है जिसमें हम सब किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का पालन कर रहे हैं। तो क्या हम ये चाहते हैं कि जो तथाकथित सरकार है, अब यहां पर कोई राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि ये तो चुनावी व्यवस्था है, जिसके चलते कभी कोई दल सरकार में आ जाता है, कभी कोई दल सरकार के रूप में आ जाता है, और उसके कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी होता है तो उसके सिर पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है और हम अपना पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। तो क्या यह उचित है? सोचे जरा इस पर। क्या हम चाहते हैं कि सरकार हमेशा डंडे लेकर हमारे पीछे दौड़ती रहे, हमें दौड़ाती रहे कि नियमों का पालन करो, कानून का पालन करो? अगर वो ऐसा करेगी तो फिर हम वापस चिल्लाएंगे, वापस रोएंगे कि हम नागरिक स्वतंत्र देश के हैं और हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। वाह, कि हमें तो केवल अधिकार प्यारे हैं, कर्तव्यों की ऐसी की तैसी। अधिकार और कर्तव्य पे तो अलग से वीडियो है वैचारिकता वाले प्लेलिस्ट में, वह बिंदु उसमें कुछ अधिक विस्तार से चर्चित है। यहां पर इतना कहना है कि जब सरकार ने कुछ नियम बना दिए इस महामारी से संबंधित, तो क्या हम उसका पालन करते हैं?
ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये संक्रमण फैल गया है, किस लिए फैला? सोचिए जरा, सोचिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी देश में मरीजों की संख्या में हठात बहुत बड़ा उछाल आया है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का, उसमें एक तो है कि भाई पहले अधिकांश लोगों ने जांच ही नहीं करवाई। दूसरे, ऋतु परिवर्तन के चलते घर घर बीमारियां फैल रही हैं, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर साल वही होता है। तीसरे, पुरानी बीमारियों के लक्षण बड़े प्रेम से छुपा लिए गए। आगे, जब ये नियम है कि शादी ब्याह आदि में अधिक लोगों को मत बुलाइए, प्राय कर राज्यों में 50 लोगों का एक नियम सा बना हुआ सुनाई देता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, पर आ कितने रहे हैं? 100 से ज्यादा। कि गांव में एक परंपरा है कि पूरे गांव को भोज बुलाना पड़ता है, चाहे श्राद्ध हो चाहे विवाह हो। और ऊपर से किसी अगर नेता से संबंधित है मामला, और या किसी नेता के घर का मामला है, तो फिर भूल ही जाइए संख्या। तब तो फिर 200-300 संख्या होनी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब इतनी बड़ी तादाद में जब लोग एक जगह जुटेंगे और आदान प्रदान करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और सब करेंगे, और रोगों के कीटाणु वो सब एक दूसरे के शरीर में घुसेंगे, तो फिर और क्या फलाफल निकलेगा भाई? और क्या होगा आप ये सोचो। वहां पर सरकार पहुंच जाए डंडे लेकर, कितने लोगों को क्यों बुलाया हर जगह? तो क्या मतलब, हम और आप चाहते क्या है? एक शिशु बने रहना चाहते हैं इस मामले में? क्या यही जागरूकता है? ये तो वही बात हुई कि भाई शादी ब्याह अपनी मर्जी से करेंगे, बच्चे पैदा अपनी मर्जी से करेंगे, फिर उनको लेके कोई अगर समस्या बनती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार। वाह वाह भाई वाह, नादानी तेरा जवाब नहीं। हम चाहते यही हैं कि केवल बस अधिकार हमारे सुरक्षित रहें, हम आराम से रहें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब हमें पेड़ की छांव चाहिए, पेड़ नहीं चाहिए। ना 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 ना। गांव की बात करना अच्छा लगता है, गांव में रहना अच्छा नहीं लगता। झोला छाप चिकित्सकों पर कटाक्ष किया जाता है, पर जरा आप ये सोचें कि पहाड़ी राज्यों में और भारत के अधिकांश राज्यों के ग्रामीण इलाकों में क्या चिकित्सक वहां रहना चाहते हैं? भले वो एमबीबीएस हो, एमडी हो, रहना नहीं चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी जहां एक अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है, फिर भी वहां पर चिकित्सक रहना नहीं चाहते ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि शहरी सुविधाएं नहीं है। एक आप बोल सकते हो कि भाई जो चिकित्सा पद्धति है जिसे सीखे में है वो गांव में संभव नहीं है। ठीक है, मान लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कई छोटे शहरों में भी, कस्बों में भी सुविधाएं नहीं मिलती है, बड़े शहरों में भेजना पड़ता है, स्थानांतरण करना पड़ता है मरीजों का। पर क्या चिकित्सक वहां रहना चाहते हैं? तो वहां की सरकार अगर बी फार्म को एमबीबीएस की भूमिका निभाने देती है तो क्या गलती करती है? तो अपने कर्तव्य का तो पालन कर ही रही है एक तरह से। कई इलाकों में तो जो चिकित्सक है बी फार्म, वो एमबीबीएस के साथ में आयुर्वेद की भी भूमिका निभाता है। और कई ऐसे चिकित्सक हमें मिले, हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस क्षेत्र में, वहां पर तो चिकित्सक बड़े प्रेम से हैं वे एमबीबीएस, पर वो आयुर्वेद की दवा भी देते हैं। पूछ भी लेते हैं कि भाई तुम्हें एलोपैथिक लेनी है कि आयुर्वेदिक लेनी है, पूछ लेते हैं। वाह, तो इसमें सरकार क्या करेगी? कहिए। कोसना बहुत आसान है। जो दबाव है सबके ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर, चिकित्सक समाज के ऊपर जो दबाव है, क्या उसके लिए भी केवल सरकार का दोष है? प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं उनको सिखाने समझाने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, समाधान के लिए जो चिकित्सक परामर्श चाहिए, वो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है? क्या कस्बों में उपलब्ध है? क्या छोटे शहरों में उपलब्ध है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना मात्र है कहीं कहीं कस्बों, छोटे शहरों में, तो गांव में तो प्राय भूल ही जाइए। जिनको नौकरियों की तलाश है,
जिनको पदोन्नति की आकांक्षा है, जिनको लगता है कि उनका मालिक शोषण पर शोषण किया जा रहा है, उनमें से कईयों को हमने कहा कि भी तुम्हारे गांव में जमीन जायदाद है, गांव में रह के विकास करो, ग्रामीण बच्चों का उद्धार करो, पढ़ाओ, अच्छा एक मार्ग दिखलाओ, संस्कार उसमें डालो कि आप तो संस्कारों के प्रति बहुत जागरूक हैं। सांस्कृतिक पतन का रोना रोते हो, अपने गांव में जाओ, कुछ काम करो। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे बहुतों ने हमसे वार्तालाप भी बंद कर दिया, चलो अच्छा हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। पर यह है हमारी जागरूकता का हाल कि हम केवल कोसना जानते हैं, अपना पल्ला झाड़ना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। एक पूर्व पक्ष उठा कि भाई 1 साल की जो लॉकडाउन का सब चला, माहौल चला, तो इसमें मूलभूत जो सुविधाएं बननी थी, बन सकती थी, नहीं बनाई सरकार, विशेष नहीं, कई राज्यों में भी नहीं थी सुविधाएं, तो वहां की राज्य सरकारों ने भी नहीं किया, तो नहीं किया। तो आपने उस समय क्यों नहीं शोर मचाया, क्यों नहीं टोका संचार माध्यमों के द्वारा? क्या टोकना अभी याद आ रहा है? वाह, ये कैसी जागरूकता है। बात सही है। जो एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो ढांचा बनना चाहिए था, ढांचागत जो व्यवस्था है वो नहीं बन पाई। कुछ जो भागीदारी थी उसमें सबके अपने अपने हित जुड़े हुए थे। हम और आप कोसते हैं कि चुनावी रैलियां हुई तो क्या रैलियों में बिना मास्क लगाए और बिना वो दूरी का पालन के सरकारों ने कहा था, क्या नेताओं ने कहा था, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम लोग में जागरूकता है कहां पर? हर स्तर पर जागरूकता का अकाल पड़ा हुआ है। हम सिर्फ भागना जानते हैं, कर्तव्यों से, नियमों से भागना जानते हैं। इसलिए कई जगह अनुशासन को अत्याचार भी कहा जाता है, शोषण भी कहा जाता है, तानाशाही वृत्ति भी कहा गया है अपने यहां। यह हाल है आधुनिक चिंतन का, आधुनिक शिक्षा पद्धति का, पाठ्यक्रमों का। श्रमिकों के आंसू पर कविता, कहानी आदि लिखना आसान है, पर क्या आप अपने बने हुए घरों में श्रमिकों को घुसने देते हैं, रखते हैं वहां पर? अपने घर में हो रहे अनुष्ठानों में, शादी ब्याह हो जाए जो भी हो, किसानों को बुलाते हो भोजन करवाने के लिए? अब आप कहेंगे कि तो आपको तो पता ही नहीं किस खेत से मतलब साग सब्जियां नहीं सब आया है, तो वहां के किसान को आप कैसे बुलाएंगे? ये तरह तरह के बहाने बनाने में तो हम लोग सब माहिर नहीं। ठीक है, उस खेत के किसानों को मत बुलाइए, पता नहीं है, दूसरे खेत के किसानों को बुलाइए। कोसना बहुत आसान है कि सारा मुनाफा सेठ साहूकार खा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे देश की व्यवस्था में पूंजीपतियों का कोई स्थान नहीं है? क्या आप अकेले दम पर सब कुछ संभाल लोगे? आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपना घर परिवार संभाल नहीं पाते, देश को संभालने की बात करते हो। एक पेड़ से जंगल नहीं बना करता और न एक दवा से सारे रोगों का निदान हुआ करता है। नहीं, एक से ही सब कुछ हो जाता तो फिर पृथ्वी पर एक ही आदमी रहता और एक ही पेड़ होता, एक ही सब कुछ हो, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। कम से कम इस पृथ्वी पर तो वैसा नहीं है। जब हम और आप अपने आप को नहीं संभाल पाते तो व्यवस्था को, माने पूरे देश को उस हिसाब से किस लिए कोसते हो? इसलिए कि समाज हमें जागरूक कहे, संवेदनशील कहे, पर उसमें हमारी खुद की कितनी भूमिका है, क्या उसका मूल्यांकन हमने किया है कभी? कि ये जो स्थिति आई है इसमें हम किस रूप में जिम्मेवार हैं
और उसको दूर कैसे किया जाए। कि अगर हम मौन भी रहते हैं, है ना, कि इतिहास लिखेगा उनका भी नाम जो रह गए मौन, तो अगर आप मौन भी रहते हो तो आप भी जिम्मेवार हो। व्यवस्था को मत कोसो, क्यों आपको यह भी नहीं पता कि व्यवस्था कहते किसको है। क्योंकि हम समस्याओं में अपनी भागीदारी निर्धारित करना नहीं चाहते और ना अपने प्रियजनों की भागीदारी निर्धारित करना चाहते, क्योंकि जानते कि आज नहीं तो कल उससे अपना काम पड़ेगा, तो बेकार में उसको तो बचा लो, अब बाद बाकी को सल्टा दो। ये जो घड़ियाली छाप संवेदनशीलता है ना, किसी काम की नहीं है, बहुत दूर तक हमें नहीं ले जाएगी। सोचिएगा जरा, सोचने में कोई दोष नहीं है, समय अभी भी है।